आपके अपने एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जो क्विक रिवीजन की क्लासेस चल रही है, एक क्लास आपको ऑलरेडी पहले जो पॉलिटी का लेक्चर नंबर पहला है, जिसमें हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आपसे चर्चा की, और दूसरी क्लासेस में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो ख़ास तौर पे आप देखेंगे, जो ख़ास तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसकी चर्चा आपसे होगी। सर, किस पे? भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपसे चर्चा होगी। इस कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बड़ा ही नज़दीक आ गया है, 27 अक्टूबर को होने वाला है, और इसीलिए हमने इस सेशन को, इस टॉपिक को आपसे कवर करने का प्रयास किया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें ख़ास तौर पर प्रीलिम्स की जो टारगेट 2024 को लेकर के ध्यान में रखते हुए कुछ अभ्यर्थियों को बताने का प्रयास किया गया है कि प्रिय अभ्यर्थियों, टारगेट प्रीलिम्स 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अर्थव्यवस्था के खंड की भूमिका को प्रत्येक लगभग आप देखोगे 15 से 20 प्रश्न पूछे जाने का रहा है। इन सब के अलावा जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सिविल सर्विस के अलावा भी, उनमें भी यह सामग्री ठीक ठाक माध्यम से उपयोगी साबित होती है। इसमें उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी जो बड़े ही ज़रूरी हैं। जैसे आप देखेंगे, इन खंडों में आप राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, नेशनल इनकम क्या है, पूंजी निर्माण की बात आप करेंगे, शेयर बाज़ार, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन समेत अंतर्राष्ट्रीय जगत से भारत के आर्थिक संबंधों पर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से विस्तृत चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता, इस क्लासेस के माध्यम से हम कई ऐसे मुद्दों पर आपसे चर्चा का विषय बनाएंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक इसमें लेते हैं जो है नियोजन से रिलेटेड। महत्वपूर्ण वही टॉपिक इसमें लिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको ध्यान में रख कर के चीज़ें पूछी जाती रही हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला खंड, जो कि खंड नंबर पहली क्लास है, जो कि है आपका नियोजन से। सर, किससे? नियोजन से। ओवरऑल इसमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। देखिए क्या इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर है, क्योंकि पहली क्लास है तो आपको थोड़ी बहुत रूबरू हो जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्बल संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए और उनमें व्यष्टि से लेकर के समष्टि स्तर पर। देखो, मैं आपको बता दूं, कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर व्यष्टि और समष्टि क्या है। व्यष्टि जो शब्द है, ये आप देख रहे हैं व्यष्टि शब्द, और ये आप देख रहे हैं समष्टि शब्द। व्यष्टि शब्द एक बाजार को चिन्हित करेगा, समष्टि शब्द संपूर्ण जगत को, संपूर्ण देश को, संपूर्ण राष्ट्र को। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, व्यष्टि में एक फर्म, एक बाज़ार, एक मार्केट की बात की जाएगी, समष्टि में संपूर्ण बाज़ार, संपूर्ण देश, संपूर्ण राज्य की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे व्यष्टि में आपकी केवल आय की चर्चा की जाएगी और समष्टि में आप और आपके परिवार की चर्चा की जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके। मतलब जो व्यक्ति है वो अपने आर्थिक लाभों को कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके साथ साथ समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम
एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके। किसको? वेलफेयर स्टेट, समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके, उस पर इसकी परिचर्चा कर दी गई है। नेक्स्ट इसमें जो विषय उठता है वो आता है सर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था को आप देखोगे क्लासीफाई किया गया है। क्या किया गया है? अर्थव्यवस्था को क्लासीफाई किया गया है, जिसमें खास तौर पर इन बिंदुओं को दर्शाया गया है कि अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जा सकता है। कितने पर? 2 फैक्टराइज इसको कर दिया गया है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। सर क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें व्यष्टि बोलते हैं, पार्टिकुलर, जो मैंने आपको समझाया अभी। और एक होता है समष्टि, वो भी मैंने आपको बताया। आइए पहले बात कर लेते हैं आपसे कि सर ये आपका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जिसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, ये क्या है? देखिए सर, इसमें कहा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्वयं बोल रहे हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पाद, मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट, वन कंज्यूमर, वन मार्केट, वन इंडस्ट्री, वन वर्क, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम देखें जो विजुअल कंपाउंड्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, अगर हम उनको देखें तो इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले उपभोक्ता। सर उपभोक्ता, कंज्यूमर, उसके बारे में चर्चा। उत्पादक का व्यवहार सर क्या होगा, इसके बारे में चर्चा। जैसे उपभोक्ता को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। क्या कर सके? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। वहीं अगर हम देखें जो आपका उत्पादक है उसका भी तो यही सिद्धांत रहेगा कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। उत्पादक अगर हम देखें तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पाद यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके। क्योंकि देखो उत्पादक जो है वो चाहता है कि अधिकतम लाभ कैसे हो, ठीक है, और उपभोक्ता चाहता है कि वो अधिक से अधिक कैसे पूंजी का निर्माण कर सके। इन सब में दोनों में इसी बात का तो डिफरेंस होता है, इन दोनों में इसी बात का डिफरेंस होता है। वहीं अगर हम देखें कीमत सिद्धांत के बारे में अगर हम चर्चा करें, कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वस्तुओं की कीमत कौन निर्धारित करता है? जैसे इसमें कई चीज़ें आप देखेंगे कि आप बात करते हैं कि सर एक तो होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसमें दोनों में अंतर आपको दिखता है। क्या दिखता है? अंतर आपको दिखता है, ठीक है। जो सोशलिस्ट होते हैं उसमें स्वयं राज्य हस्तक्षेप करता है और कैपिटलिस्ट में आप देखोगे मार्केट व्यवस्था पर छोड़ दिया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में खास तौर पर। वहीं अगर हम देखें जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या किया है, अब इसको देखिए सर। ये कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। मैंने कहा ना कि बड़ी टर्मिनोलॉजी है, एक बड़ी मछली की तरह इसमें काम करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप देखोगे, समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत खास तौर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं को, किसको? अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं को, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति, पॉवर्टी व अनएम्प्लॉयमेंट आदि आदि डैश 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 डैश, ठीक है, ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वहीं विषय उठता है कि सर अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है।
किसके बारे में सर? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी तो होते हैं सर, बिल्कुल। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आप देखोगे अर्थव्यवस्था को कई सेक्टर में बांटा जाता है। नॉर्मली किताबों में आपको 3 तरीके का मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यही आपको नॉर्मली क्या मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है। इसी पर हमें चर्चा आपसे कर लेनी है सर। देखिए एक एक करके आइए बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की बात कर ले तो प्राथमिक क्षेत्र में कई चीज़ें आपको मिलेंगी सर। हाँ जी सर, हम बात कर रहे थे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों अथवा क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे आप पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 3 सेक्टर आप नॉर्मली इसमें जानते हैं और 3 सेक्टरों की आप नॉर्मली चर्चा करते भी हैं। अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर सर? अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर, ये खास तौर पर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को आप प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आप क्या करेंगे, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें आप इंडस्ट्री को आप रख सकते हैं, विनिर्माण सेक्टर को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। टर्सरी सेक्टर में आप क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर को इसके अंतर्गत रखते हैं सर। ठीक है, वैसे ही होता है, फिर क्वार्टनरी होता है, फिर पंचम, तो उन्हीं पर एक एक विषय में बंदा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों के लेखन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें आप देखोगे कृषि से संबंधित क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। खास तौर पर अगर आप देखें इसमें जो रखा गया है उसमें कई ऐसी क्रियाओं को रखा है, जैसे कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में, मत्स्य पालन वाले क्षेत्र में, वानिकी के में और खनन एवं उत्खनन वाले क्षेत्र को इसके अंतर्गत चर्चा का विषय बनाया गया। तो ध्यान रखना, खनन और उत्खनन भी किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कहेंगे कि सर ये तो गलत है या फिर ये सही है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वही विषय उठता है सर सेकेंडरी सेक्टर, जो अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी सेक्टर का आपका विषय उठता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। मैंने बताया ना कच्चे माल, क्योंकि आपने मान लीजिए ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके बाद ये विनिर्माण सेक्टर है, बी से कर देते हैं, और इसके बाद सर्विस सेक्टर है। तो ये सब आप देखोगे डिपेंड है किस पे, इस पे। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। उसके साथ साथ इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है। इन सब के अलावा इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, रीजन भी कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे विनिर्माण का सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण होगा। उसके साथ साथ गैस, जल विद्युत आपूर्ति भी इसके अंतर्गत रखी जाती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जल, गैस, विद्युत आपूर्ति सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। वहीं आप देखेंगे टर्सरी सेक्टर, जिसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं सर। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मैंने आपको बताया ये एक सेवा क्षेत्र है सर। यहाँ पर सर्विस, जैसे आपने क्या किया, भूमि से कच्चा लोहा निकाला, उसको पिघलाया, सेकेंडरी में ले गए और ले जाकर के उससे आपने बस बनाई, बस को अब रोड पे चलाने लगे, तो सर क्या है, अब वो सर्विस होगी। अब लोग उसमें बैठते हैं, किराया पे करते हैं और फिर जा कर के वो अपनी जहाँ स्थान पर उन्हें पहुँचना चाहिए वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। स्पष्ट हुआ। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। अब कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं उसको थोड़ा सा जानिएगा, आइए देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाओं की अगर हम बात कर लें तो इसमें कई ऐसी आर्थिक क्रियाएं शामिल कर दी गई हैं सर। इसमें आप देखोगे पहले जैसे व्यापार आ जाता है, होटल, रेस्तरां इसी में आते हैं, परिवहन, संचार, भंडारण, वित्त सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा और अन्य सेवाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आता है क्वार्टनरी सेक्टर, जिसको हम चतुर्थ क्षेत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थक क्षेत्र भी बोलते हैं, क्वार्टनरी सेक्टर।
इसमें क्या है सर, ये एक तरीके से आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जो पंचम सेक्टर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, ठीक है, सांसद जिसको कहते हैं, वो छठे वाले में आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र आप देखोगे, जो चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र, किससे, ज्ञान से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी का एक विषय के रूप में आता है। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा आज 5G चल रहा है, कल 6G चलेगा और आने वाले समय में 7 भी चलेगा, तो इसकी डिमांड क्या है, लगातार टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती चली जा रही है। चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में मुख्यतः सूचना का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल किया जाता है। आता है सर आपका क्वाइनरी सेक्टर, जिसको पंचक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है सर। पंचक क्षेत्र में, पंचक क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो इसमें खास तौर पर उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित इस क्षेत्र में गोल्ड लॉकर, प्रोफेशनल और उसके साथ साथ इनको शामिल करते हैं। अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं और ये अपने संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। सर कौन है सर ऐसा जो नीति निर्माण की भूमिका को निभाएगा? सर ब्यूरोक्रेट है सर, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए हैं, एमपी हैं, यही तो व्यक्ति हैं जो नीति निर्माण और नए नए विचारों की बात करते हैं, तकनीकी कानूनों की बात करते हैं, शोध और अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य करते हैं। तो ये हमने देखा जो आपके सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करी, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने आपसे चर्चा करी। यही आपसे पूछेगा, आपको गतिविधि दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब उसमें दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित है, ऐसे दे देगा और ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर ए खनन उत्खनन, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे कि खनन उत्खनन की बात हो रही है तो सर ये तो सेकेंडरी सेक्टर का ही होगा, लेकिन नहीं है, वो सर प्राइमरी सेक्टर का ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको इस तरीके से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बहुत इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई इसमें डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको क्लासेस में करवाया जा रहा है इसके माध्यम से आप उसको बस इंजॉय कीजिए और अच्छे से इसको रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम समय में अधिक रिवीजन हो जाएगा। लगभग हर एक सेशन की आपसे 5 से 6 क्लासेस होंगी, लगभग 8 क्लासों में 8 क्लासें आपको मिलेंगी। 8 क्लासों में ही ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब बात आता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट। देखो 2 शब्द हैं, 2 शब्द को ज़रा समझना, ये शब्द बड़े ही अच्छे हैं। एक है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और एक है इकोनॉमी डेवलपमेंट। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक है इकोनॉमी डेवलपमेंट। जरा मेरी बात को आप समझना। आर्थिक विकास समृद्धि है और आर्थिक विकास, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी देश के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी देश के अंदर सड़क, जिसको रोड हम कहते हैं, रेलवे, हेलीपैड, ठीक है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी भी देश के अंदर बन रहा है तो सर वो क्या है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक समृद्धि उसके अंतर्गत हो रही है। ध्यान में रखेंगे पहली बात। दूसरी बात, अब सर ये क्या है, जैसे मान लीजिए आर्थिक जो समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपके पास में एक मकान था, अब आपके पास 2 हो गए। आपके पास में कल 1 गाड़ी थी, अब 2 हो गई, ठीक है। लेकिन महोदय आर्थिक डेवलपमेंट इससे अलग है। आर्थिक विकास ये आपको गुणवत्ता की बात करता है, ये केवल आप देखोगे आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक वृद्धि की बात करता है, मात्रात्मक, क्वांटिटिव। और जबकि आर्थिक समृद्धि जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक समृद्धि का ही एक गुणवत्तापूर्ण रूप है। मतलब आर्थिक समृद्धि में आप देखोगे जो आर्थिक विकास है उसमें क्वांटिटी तो हो क्वालिटी भी हो, अधिक हो। मतलब अगर आपको मकान है, पहले 1 मकान था, अब 2 मकान हैं, वो 2 मकान आपको उसमें खाने के लिए आपको खाना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, चलने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, रहने के लिए मकान, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय, चिकित्सालय, ये आपको मिलने चाहिए। और जब ये आपको मिलेंगे तो गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, ठीक है। तो यही है सर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ को दर्शा रहा है कि 1 थे अब 2 हो गए,
लेकिन सर जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो आपके उस गुणवत्ता को दर्शा रहा है, उसका साइड इफेक्ट कितना है, उससे लोगों को, समाज को, सोसाइटी को कितना लाभान्वित किया जा रहा है, उसकी बात करता है। ओके, आइए अब उसी पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक समृद्धि। देखिए सर, आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात कर लें, आर्थिक समृद्धि से मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट, अब केवल देख लेते हैं। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से। देख लीजिए किससे वास्तविक वृद्धि से, कल एक था अब 2 हो गए, परसों 3 हो गए। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इन चीज़ों को ज्ञात किया जाता है। वहीं अगर हम देखें जो आपका आता है आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास जो है सर, इसको अगर आप देख लें तो आर्थिक विकास में खास तौर पर क्या है, इसमें आर्थिक विकास से आय, बचत, निवेश में परिवर्तन के साथ साथ एक देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन भी शामिल किए जाते हैं। इसमें संस्थागत और प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाता है। ये स्पष्ट हो गया। वहीं अगर हम देखें, अब भी सर उठता है सर आपका अन्य एक और सब्जेक्ट कि क्लासिफिकेशन या फिर नेचुरल ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और उसके स्वरूप, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप PYQ देखेंगे ना मेरे साथ में, बिल्कुल आपको इजीली सोल्व होते चले जाएंगे। जैसे ये क्लास आपकी फिनिश्ड होगी, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा। तो देखिए जरा सर क्या है, आप जरा इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर राज्य अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सर जिसमें समाज केंद्रित होता है, मतलब जिसमें राज्य हस्तक्षेप करता है। आप वस्तु का उत्पादन कीजिए, सारी चीज़ कीजिए। ठीक है, मान लीजिए A और B है, A कोई व्यापारी है और वो उत्पादन करता है वस्तु C का, और C को वो बेचता है, उस पर उसको लाभ हुआ, लेकिन उस लाभ को वो नहीं रखेगा, बल्कि उस लाभ को समाज में बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। कोई काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन 50-50 दोनों को मिलेगा। ये होता है सर समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, मार्केट बेस होती है। इसमें खास तौर पर आप देखोगे वस्तु को बेचा ही इसलिए जा रहा है लाभ के लिए, और लाभ जो जिसको लाभ होगा जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं बना रहा है, मार्केट में बेच रहा है, उसको लाभ हो रहा है तो वो अपनी पॉकेट में रखेगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन समाज में नहीं किया जाएगा, उसको जो काम नहीं कर रहा है उसको नहीं दिया जाएगा। वहीं जो मिक्सड इकोनॉमी है, भारत की मिक्सड ही अर्थव्यवस्था है, उसमें आप देखोगे पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। खास तौर पर आप देखें जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या है, मार्केट पर बेस होती है। समाजवाद में समाज पर केंद्रित होती है, राज्य हस्तक्षेप ज़्यादा करता है, राज्य सारे निर्णय लेता है, उत्पादक वर्ग नहीं लेता है। जबकि अगर आप देखेंगे जो मिश्रित होता है उसमें दोनों होते हैं, मतलब कि निर्णय कौन लेगा, उत्पादन करने का, उत्पादन करने के लिए एक सूची बना देगा राज्य कि सर ये आप उत्पादन कर सकते हैं, कितना आपके ऊपर डिसाइड करता है, परंतु उसका रेट हम तय करेंगे, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे। उसमें वर्ल्ड ग्लोबल को भी शामिल किया जाएगा, टैक्स। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब चलिए, अब मैं इस पर थोड़ा सा आपसे दृष्टिपात कर लेता हूँ, जिससे आपकी चीज़ें और शार्प हो जाएंगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्र नियोजित या फिर राज्य अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम है इसके। राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं जिसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। मैंने कहा ना, किसका नियंत्रण होता है, केंद्र का नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र, देखो आर्थिक क्रियाएं क्या है सर, इसमें आर्थिक क्रियाएं क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हुए इसमें राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। इसलिए यहाँ उपभोक्ता की संप्रभुता एवं पसंद नापसंद बाधित होती है। ध्यान रखना है, इसमें पसंद नापसंद बाधित होती है। आपकी जो पसंद है नहीं उससे कोई मैटर करता, लेकिन
आप देखोगे यहाँ पर राज्य हस्तक्षेप करेगा ही करेगा और राज्य के अधिकार यहाँ पर होंगे ही होंगे। इन सब के अलावा इसमें अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण या स्वामित्व होता है। सरकार द्वारा ही बाजार में वस्तुओं का विक्रय मूल्य तय किया जाता है। देखिए कि कितने रुपए आपको प्राइस पर आपका प्रोडक्ट बिकेगा, इसका डिसाइड हम करेंगे, सरकार करेगी, डैश डैश डैश। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या है आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर हम देखें पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, जिसको पूंजी पर केंद्रित चीज़ों को रखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार पर अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाय द वे आपसे पूछ ले भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी होती है। जी हाँ, ध्यान रखना है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब देखिए जरा इसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें मार्केट बेस्ड ये आप देखोगे इकोनॉमी होती है। जैसे अमेरिका इसके लिए एक फेवरेट आपके लिए उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय लाभ का अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इसमें लाभ के लिए लाभ केंद्रित चीज़ें होती हैं। उन सब के अलावा आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, वहाँ पर पब्लिकली होती हैं, केंद्रित सरकार की होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार, मतलब जो डिमांड अगर मार्केट में हो रही है उसी का वस्तु का उत्पाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर पता चल रहा है कि आपका आईफोन की डिमांड ज़्यादा है और आप बनाने लग रहे हैं लावा, नहीं, आईफोन ही बनेगा क्योंकि डिमांड जिसकी ज़्यादा है ये मार्केट का अपना, ठीक है, अर्थव्यवस्था का है पूंजीवादी। इसलिए यहाँ उपभोक्ता की आप क्या है, प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता को जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, उस पर ये चीज़ें रखी जाती हैं। इसमें अधिकतर संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है और वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा, देख रहे हो आप, किसके द्वारा होती हैं डिसाइड? डिमांड टू सप्लाई, डिमांड टू सप्लाई, डिमांड टू सप्लाई द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उसके बाद आता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था महोदय? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? इंडिया की यही अर्थव्यवस्था है। इंडिया की आप देखोगे यही अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सामान्यतः बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार द्वारा विनियामक की भूमिका निर्वहन की जाती है। दोनों दिख रहे हैं आपको, मार्केट भी यहाँ पर, बाजार भी दिख रहा है और सरकार भी, दोनों एक्टिव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, दोनों एक्टिव दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर दोनों एक्टिव दिख रहे हैं। उसके साथ साथ इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया जाता है। मतलब आप लाभ तो कमाओ, लेकिन उस लाभ का कुछ परसेंट कुछ ट्रस्ट में भी दो, वेलफेयर स्टेट में दो, टैक्स दो, और आप दान करो XYZ संस्थानों को। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रखा गया है। आर्थिक क्रियाएं निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कर सकती है। इसमें संसाधनों पर जनता एवं सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियमित करती है। जैसे मैं कहूँ कि सर खाने पीने की वस्तुओं के प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। आपने देखा होगा जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, खाने पीने की वस्तु बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है, महंगाई, ठीक है, बहुत हो जाती है, वस्तु की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और पैसे की जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो उस स्थिति में आप पाओगे कई चीज़ें आपको मिलेंगी। नियमित करती है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं कि 1991 में LPG किया था हमने, ध्यान है आपको? LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब किया था, तो तब से भारत आप देखोगे कैपिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चा? कैपिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा क्या है आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखे अर्थव्यवस्था के स्वरूप सर क्या होते हैं। लेकिन एक अर्थव्यवस्था आती है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी सर, चक्रीय अर्थव्यवस्था। बड़ा ही अच्छा एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। देखिए, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए इकोनॉमी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से
क्वेश्चन को राइट करेंगे, रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए कैसे, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर सर्कुलर इकोनॉमी, ऐसे नहीं लग रहा है सतत विकास की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु का उत्पादन किया गया और उस वस्तु को एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम यूज किया गया हो। वन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी की बोतल। पानी की बोतल आपने ली सर, बिस्लरी, मान लीजिए बिस्लरी आपने ली, और बिस्लरी ली आपने कितनी की, जितने की भी मिलती है, ठीक है। आप गए, आपने बिस्लरी ली, आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आपने बिस्लरी पी और डस्टबिन में डाल दी बोतल, एक है कि आपने बोतल ली और पिया, अब बोतल को आप डस्टबिन में नहीं, आपने अपने उसको बैग में रख लिया और अब आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। सर चक्रीय अर्थव्यवस्था यही है। अब वो एक सर्कुलर चल रहा है इकोनॉमी में, अब आप उसको यूज करेंगे, फिर लेकर के जाएंगे, फिर उसको डस्टबिन में डालेंगे, फिर वो फिर से रिकवर होगा, रिसाइकिल होगा, रिड्यूस होगा, और उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन, और फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एक सर्कुलर इकोनॉमी में बर्बादी नहीं बल्कि संरक्षण होगा वस्तु। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है, इसी को आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है सर इसमें, इस अर्थव्यवस्था को जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सके। थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा, जूम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें, आई होप आपको भी चीज़ें दिख रही होंगी, मुझे दिख रही हैं तो आपको भी विजिबल चीज़ें हो रही होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है। कैसा सर? दक्षतम उपयोग किया जाता है। संसाधन दक्षता से पर्याप्त कम से कम संभावित संसाधन इनपुट के साथ में अधिकतम संभावित लाभ आउटपुट प्राप्त हो सके। उसके साथ साथ संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने से संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। संसाधन दक्षता द्वारा कुछ ही सामग्रियों का कुशलतम एवं बेहतर प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि एवं लाभ प्राप्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? संतुष्टि और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग सतत विकास के प्रमुख आयामों आर्थिक विकास, सामाजिक, पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आदि इत्यादि लाभों को देखा जा रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा रेखीय अर्थव्यवस्था के विपरीत है। रेखीय मतलब लाइनर, इसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ये आपके सामने शो की, आपने एक बार प्रोडक्ट यूज किया और इधर पहुंचा दिया, फेंक दिया, तो ये लाइनर है, फिर दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जो चक्रीय है सर, वो ऐसे चलेगा, वो आपको मार्केट में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रेखीय अर्थव्यवस्था के विपरीत है और इसमें एक बार इस्तेमाल, देखो इसमें एक बार इस्तेमाल और फेंकने या फेंको का विचार में बदलाव की बात की जाती है। मैंने कहा ना कि एक बार इस्तेमाल करो और फेंको, नहीं सर, अब इसको मल्टीपल टाइम आपको यूज करना है, फेंकना नहीं है, आपने इसको मल्टीपल टाइम क्या करना है? यूज करना है सर, इसको मल्टीपल टाइम आपको यूज करना है, ठीक है। इसके बारे में इसकी चर्चा की गई है, ठीक। उसके साथ साथ आप देखोगे मतलब कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा पर काम किया जाता है जो टिकाऊ हो और संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जा सकता हो। संसाधनों के अभाव जैसे पारिस्थितिकी में संसाधनों का न्यायोचित उपयोग केवल संसाधन दक्षता से ही संभव है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादकों के जीवन चक्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत संसाधनों के दक्षता के उपयोग, पुनः उपयोग चक्र, देखो पुनर्चक्र और पुनर्विनिर्माण और नवीकरण में बदलाव दिया जा सकता है। मतलब इसको नवीकरण की तरफ हम बदल सकते हैं। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते हुए शहरीकरण एवं घरेलू आयाम व घरेलू आय के परिणाम स्वरूप उपभोक्तावाद अर्थात उपभोक्ता व्यय में बढ़ोतरी हुई है। चक्रीय अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि की दक्षता को उच्च करने में सहायक है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के अनुसार चक्रीय अर्थव्यवस्था में अगले 5 से 7 वर्षों में लगभग 1.7 करोड़ नौकरियां सृजित करने की दक्षता है। मतलब ये आपको रोजगार भी देगा, ये आपको रोजगार भी देने का प्रयास करेगा। इसकी चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें, इन सब के अलावा
फिर आता है आपका इकोनॉमी प्लानिंग। ये एक अलग टॉपिक है आर्थिक नियोजन, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिए सर, प्लानिंग क्या है? मतलब प्लानिंग का मतलब होता है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं XYZ काम करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की क्विक रिवीजन क्लास, तो मैंने एक प्लान बनाया कि मेरे पास में संसाधन है, मैंने देखा, फिर मैंने एक प्लान बनाया कि अच्छा 2 क्लासेस में आपको उपलब्ध कराऊंगा प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध दूंगा। तो फिर मुझे समझ में आया, ओहो ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी होंगी। तो प्लान ऐसे होता है और मैं किस पर फोकस करूँगा उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी प्लानिंग, आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन खास तौर पर अगर हम देखें, इसमें आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृति, जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश में संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची व 7वीं अनुसूची का विषय के अंतर्गत रखा गया। याद रखना है, ये आर्थिक नियोजन किस में है? समवर्ती सूची का विषय है महोदय, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और समवर्ती सूची क्या है? जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कौन? यहाँ पर राज्य भी कानून बना सकता है, मतलब संघ, और स्टेट भी कानून बना सकते हैं। मान लीजिए दोनों में कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, दोनों में आप कंट्रक्शन हो गया, दोनों में विवाद हो गया, तो उस स्थिति में जो आपका केंद्र है, जो आपका संघ है,